कहानी की स्टार्टिंग होती है साल 2005 से, जहां शैली और उसका हस्बैंड जैक आज काफी एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी बेटी मारिया के पैदा होने के बाद आज पहली बार शैली फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू करने जा रही थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला है। शैली जैसे ही अपनी कार लेकर ऑफिस के लिए निकली, तभी अचानक आसमान में एक पोर्टल खुलता है और पल भर में वो पोर्टल शैली को अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही सेकंड वो एक खुले पार्क के बीचों बीच जाकर गिरती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि उस पोर्टल से सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग गिर रहे थे। सबकी ड्रेसिंग स्टाइल और कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जैसे वो सब अलग अलग टाइम पीरियड से आए हों। थोड़ी ही देर में सारे पोर्टल अपने आप बंद हो जाते हैं। अब तक हजारों लोग उस पार्क में इकट्ठा हो चुके थे। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर चारों तरफ से पार्क को घेर लेते हैं। सबको यही जानना था कि ये लोग आखिर आए कहां से हैं। फिर गवर्नमेंट इन सभी पोर्टल से आए लोगों को एक स्पेशल फैसिलिटी में ले जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस पूरे केस की कमान एक अधिकारी केशा को सौंपी जाती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये रहस्यमयी घटना हुई कैसे। जांच के दौरान एक FBI एजेंट जेसिका उसे चौंकाने वाला सच बताती है कि ये सारे के सारे लोग, जो कुल मिलाकर 4400 हैं, असल में पास्ट में मिसिंग हुए लोग हैं। काफी अजीब वजहों से उन सब की मिसिंग रिपोर्ट्स उनके प्रेजेंट टाइम की नहीं बल्कि पास्ट के टाइम की थी। यानी कि अभी साल 2021 चल रहा है और जो लोग उस पार्क में गिरे थे वो अलग अलग टाइम पीरियड से टाइम ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँच चुके थे। अब केशा के साथ एक सोशल वर्कर जेम्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया ताकि वो इन अचानक से आए लोगों को शांत रख सके और उन्हें डरने से रोके। सरकार ने अब तक इन सभी लोगों को एक बड़े होटल में बंद कर रखा था, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वो अब फ्यूचर यानी साल 2021 में हैं। होटल के अंदर सभी लोग एक दूसरे के क्लोथ्स और स्टाइल देखकर बेहद हैरान थे क्योंकि हर किसी का पहनावा और बोलचाल अलग अलग समय का था। धीरे धीरे सबके मन में गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। वो पुलिस से पूछने लगे कि उन्हें यहाँ इस तरह कैदियों की तरह क्यों रखा गया है और वो बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं। बाकी सब भी उनका साथ देने लगे, जिनमें थे आंड्रे जो वर्ल्ड वॉर 1 में एक डॉक्टर रह चुका था, और लेडोना जो साल 2015 से आई थी और एक रियलिटी टीवी स्टार थी, और छोटी मिल्ड्रेड जो 1970 से आई थी। आखिरकार पुलिस ने सबको सच्चाई बता ही दी कि वो सभी अब साल 2021 में मौजूद हैं। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन इतना तो सबको महसूस होने लगा था कि उनके कपड़े, उनका बोलने का तरीका और उनका बर्ताव सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग था। वहीं क्लॉड, जिसकी टांग टाइम ट्रेवल के दौरान चोटिल हो गई थी, उसे डॉक्टर ने इलाज देकर उसकी टांग पर पट्टी बांध दी। अब केशा और जेम्स ने मिलकर उन सभी टाइम ट्रेवलर्स से एक एक करके इंटरव्यू लेना शुरू किया ताकि इस पूरी रहस्यमयी घटना की ट्रूथ सामने आ सके। शैली के मन में तो बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह वो अपनी बेटी से मिल सके, क्योंकि साल 2005 के बाद उसकी बेटी अब तक बहुत बड़ी हो चुकी होगी। हर व्यक्ति ने बारी बारी से बताया कि कैसे वो ग्रीन पोर्टल से होकर सीधे साल 2021 में आ पहुँचे। पुलिस को यह सब बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा था क्योंकि ये सब तो रैंडम लोग थे, तो फिर ऐसा क्या खास था कि यही लोग टाइम ट्रैवल करके आए? जरूर इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन छुपा था। अब तक शैली को भी ये एहसास हो गया था कि सरकार उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगी। वो किसी भी तरह अपने पति और बेटी के बारे में जानना चाहती थी। शैली की मुलाकात उसी जैसी एक और लड़की मिल्ड्रेड से होती है। शैली ने उसे अपनी इच्छा बताई कि वो बस अपने परिवार को देखना चाहती है, और तभी कुछ अजीब होता है। मिल्ड्रेड को एहसास होता है कि जब से वो ग्रीन पोर्टल से यहाँ आई है, वो अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर पा रही है। वो सिक्योरिटी कैमरा को घुमा देती है और पलक झपकते ही दरवाजा अनलॉक हो जाता है। लेकिन शैली को ये बिल्कुल नहीं पता था कि दरवाजा मिल्ड्रेड ने ही खोला है। वो बस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल गई ताकि किसी तरह अपने घर पहुँच सके और अपनी फैमिली से मिल पाए। बस में बैठते हुए शैली चारों ओर देखकर हैरान रह जाती है। अब दुनिया कितनी बदल चुकी थी। हर चीज पहले से ज्यादा तेज, चमकदार और अनफेमिलियर लग रही थी। उधर दूसरी तरफ होटल में सबको पता चल चुका था कि सिक्योरिटी सिस्टम ब्रीच हुआ है और एक टाइम ट्रैवलर यानी शैली वहाँ से भाग चुकी है। अब सब पर दबाव था कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। इसी बीच शैली अपने पुराने घर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे झटका लगता है क्योंकि उसका पति जैक और बेटी मरिया इस घर को कई साल पहले बेचकर कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। तभी पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं।
शैली किसी तरह उनसे बचकर अपने नेबर के घर की ओर भागती है। वो पड़ोसी उसे पहले से जानती थी, इसलिए उसने शैली को अपने घर में छुपा लिया और उसे उसके पति जैक का नया एड्रेस दे दिया। बाहर पुलिस के साथ जेम्स, वो सोशल वर्कर भी था, वो शैली को पीछे से भागते हुए देख लेता है। जेम्स पुलिस को बिना बताए चुपचाप अकेले ही शैली के पास पहुंचता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पति जैक के नए घर तक ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम खुद से वापस हमारी फैसिलिटी में लौट आओगी। शैली थोड़ी देर चुप रहती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आंद्रे जब क्लॉड की टांग से पट्टियां उतार रहा था तो वो देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसका जख्म पूरी तरह भर चुका था, वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। डॉक्टर को ये बिल्कुल असंभव लगा, क्योंकि उसने खुद ही कुछ घंटे पहले उसकी पट्टी बांधी थी। क्लॉड भी हैरान थी, उसे शक हुआ कि शायद उसके अंदर कुछ अजीब बदलाव हो रहा है। वो इसे टेस्ट करने के लिए बाथरूम में चली जाती है, जहाँ वो लादोना नाम की एक लड़की से कहती है कि वो अपने नुकीले नाखूनों से उसका हाथ हल्का सा काट दे, और जैसे ही लादोना ने ऐसा किया, क्लॉड का जख्म पल भर में ठीक हो गया। दोनों डर और हैरानी में भागते हुए डॉक्टर आंद्रे को सब कुछ बताने चली गईं। उन्होंने बताया कि कैसे क्लॉड के पास अब हीलिंग एबिलिटीज आ चुकी हैं, वो किसी भी चोट को कुछ ही सेकंड में भर सकती है। डॉक्टर आंद्रे ने अंदाजा लगाया, क्या पता शायद बाकियों के भी जख्म इतने ही जल्दी भरते हों, लेकिन तभी लादोना ने बताया कि उसका खुद का पुराना घाव अब तक नहीं भरा है, मतलब ये एबिलिटी सिर्फ क्लॉड के पास ही है। क्लॉड ने धीरे से कहा, मुझे ये बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए, वरना कौन जाने सरकार मेरे साथ कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। उसी वक्त होटल के अंदर का माहौल फिर से गर्म हो गया। सब लोग एक बार फिर पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि सरकार उन्हें कैदियों की तरह ट्रीट कर रही है। उनकी मांग साफ थी, उन्हें अपने घर लौटने दिया जाए। लेकिन जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो एक गार्ड ने गुस्से में आकर अपनी इलेक्ट्रिक रॉड से लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसी पल मिल्ड्रेड ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और हवा में ही उस रॉड को बंद कर दिया। हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि ये सब मिल्ड्रेड ने किया था। तभी ऑफिसर जेसिका बीच में आई और सबको शांत करते हुए बोली, थोड़ा सब्र रखिए, बहुत जल्द आपको सब बताया जाएगा। उसने भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें जल्द ही पूरी सच्चाई बताएगी। उधर दूसरी तरफ शैली अब तक जेम्स के साथ अपने पति जैक के नए घर पर पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुलते ही उसने देखा उसकी बेटी मरिया अब 16 साल की हो चुकी थी। शैली की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी अंदर से जैक भी बाहर आ गया। जैसे ही उसकी नजर शैली पर पड़ी, वो गुस्से में भड़क उठा। उसे लगता था कि 16 साल पहले शैली खुद ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। शैली ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं नहीं भागी थी जैक, मैं तो बस टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गई हूँ। पर जैक को उस पर यकीन नहीं हुआ। अब उनके बीच सालों की दूरी और उम्र का फासला भी आ चुका था। जहाँ शैली वैसी ही थी जैसी 2005 में थी, वहीं जैक अब 16 साल बड़ा हो चुका था। तभी पीछे से कीशा और बाकी ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए शैली को पकड़ने के लिए, लेकिन अंदर से एक और महिला बाहर निकली। वो थी जैक की दूसरी पत्नी। जैक ने शैली के मिसिंग होने के 9 साल बाद दोबारा शादी कर ली थी। शैली के लिए ये सब किसी झटके से कम नहीं था। उसकी बेटी उसे पहचान भी नहीं रही थी, उसका पति अब उससे नफरत करता था और उसकी जिंदगी में कोई और आ चुकी थी। एक ही पल में उसका पूरा परिवार उससे दूर हो चुका था। जब पुलिस शैली को पकड़कर बाहर ले जा रही थी, तभी जैक ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे 16 साल पहले तुम्हारा लेटर मिल गया था, जिसमें लिखा था कि तुम मुझे और मारिया को छोड़कर जा रही हो। तभी से मुझे तुमसे नफरत हो गई। शैली हैरान रह गई, क्योंकि वो लेटर उसने कभी जैक को दिया ही नहीं था। वो तो उसने अपनी कार में रख दिया था और भूल गई थी। शायद जब वो पोर्टल में खींची गई तो जैक को बाद में वो लेटर मिला होगा और उसने सोचा होगा कि शैली सच में चली गई। अब शैली को पुलिस वापस उसी होटल फैसिलिटी में ले आई जहाँ बाकी टाइम ट्रैवलर्स को रखा गया था। वहाँ उसने डॉक्टर आंद्रे को सब कुछ बताया, कैसे वो खुद बाहर जाकर देख चुकी है कि वाकई साल 2021 चल रहा है और कैसे उसके पति व बेटी अब एक अलग जिंदगी जी रहे हैं। शैली ने रोते हुए बताया कि जब उसने साल 2005 में मारिया को जन्म दिया था तो वो बहुत डरी हुई थी। उसे लगा था कि शायद वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। इसी डर में उसने जैक के लिए एक नोट लिखा था कि वो उसे और बेटी को छोड़कर जा रही है, पर उसने वो नोट कभी नहीं दिया। वो बस कार में रह गया। शायद किस्मत ने वहीं से सब कुछ
कुछ बदल दिया। अब होटल में सभी को बंद हुए 2 दिन हो चुके थे। सबके चेहरे पर निराशा थी। न बाहर जा सकते थे, न किसी से संपर्क कर सकते थे। बाहर की दुनिया को तो ये तक नहीं पता था कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं। उसी वक्त बाहर जेम्स की मुलाकात फिर से कीशा से होती है। जेम्स ने पहली बार अपना पर्सनल सीक्रेट बताया कि उसका खुद का भाई मैनी कुछ महीने पहले मिसिंग हो गया था और जिस दिन वो गायब हुआ, जेम्स ने अपने दरवाजे के पीछे वही ग्रीन पोर्टल देखा था जैसा कि इन 4400 लोगों के आने पर दिखा था। अब जेम्स को लगने लगा था कि शायद उसका भाई भी टाइम ट्रेवल करके कहीं पास्ट या फ्यूचर में चला गया है और यही वजह थी कि वो इस पूरे केस से खुद को जोड़ चुका था, क्योंकि उसे यकीन था कि इन्हीं पोर्टल्स के जरिए उसे अपने भाई का सुराग मिल सकता है। तभी बार में टीवी न्यूज पर एक चौंकाने वाली खबर दिखाई दी। 4400 लोग जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया था, उनकी कहानी अब हर चैनल पर दिखाई जा रही थी। यानी किसी ने ये सीक्रेट न्यूज मीडिया में पब्लिश कर दी थी। इस खबर को देखकर केशा जल्दी से होटल लौटती है। तभी वहाँ एक लड़का हेडन आता है और कहता है, जेम्स को बताइए, उसका भाई मैनी बिल्कुल ठीक है और उसने सॉरी भी कहा है। केशा को यह सुनकर हैरानी होती है कि ये कैसे टाइम ट्रेवल करके उनके समय में आ गया और उसे जेम्स के भाई मैनी के बारे में कैसे पता चला। उधर शैली के भागने के बाद पुलिस ने होटल सिक्योरिटी को और कड़ा कर दिया था। हर जगह और ज्यादा कैमरास लगाए गए ताकि कोई और सदस्य भाग न सके। इसके अलावा बाकी लोगों को सजा देने के लिए उन्हें सिर्फ साधारण खाना दिया जाने लगा ताकि उन्हें एहसास हो कि वे अब जेल जैसी स्थिति में हैं। फिर केशा और जेम्स ने दूसरे राउंड की जांच शुरू कर दी। उनका मानना था कि इन सभी लोगों को यहाँ किसी कार या साधन से लाया गया होगा। हालांकि इस बार भी सभी टाइम ट्रेवलर्स अपने पहले वाले बयान ही देते हैं, लेकिन तब एक प्रेस्टीजिया ने उन्हें आइडिया दिया कि कैसे पुलिस इन लोगों को वापस उसी पार्क में ले जाए जहाँ से वे टाइम ट्रेवल करके आए थे। और कौन जाने, शायद वो ग्रीन पोर्टल फिर से खुल जाए और सबको उनके ओरिजिनल टाइम में वापस पहुँचा दे। केशा कहती है, मैं अपने सीनियर से पूछकर देखूंगी कि हम उन्हें वहाँ ले जाएंगे या नहीं। अब प्रेस्टीजिया अपना पास्ट बताने लगता है। कहता है कि जब वह यहाँ आया उसका समय 1970 का था। वो एक प्रीस्ट फैमिली से ताल्लुक रखता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो जल्द ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब उसने अपने पिता से उस लड़की से शादी करने की बात की तो पिता ने मना कर दिया क्योंकि वे चर्च से जुड़े थे और अगर पता चल गया कि प्रीस्ट का बेटा ये सब कर रहा है तो परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाती। लेकिन आइजिया अपने पिता से नाराज था। वो एक रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकलता है, लेकिन पहुंचने से पहले ही ग्रीन पोर्टल खुल गया और वो प्रेजेंट टाइम में आ गिरा। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वो कभी आया ही नहीं। वहीं वर्तमान में बाहर क्लॉड, डॉक्टर आंड्रे और लादोना अपनी हीलिंग एबिलिटीज के लिमिट्स टेस्ट कर रहे थे ताकि पता चले कि उनकी ताकत कितनी दूर तक जा सकती है। इस बार जब उन्होंने क्लॉड की एक उंगली तोड़ी तो वह अपने आप ठीक हो गई। यानी अब उसकी हीलिंग एबिलिटी समय के साथ और भी मजबूत हो रही थी। वो अपनी हर चोट को बहुत जल्दी ठीक कर सकती थी। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से गार्ड्स आ गए और आदेश दिया, सभी 4400 मेंबर्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं। इसके बाद गार्ड्स ने सभी के पैरों में एंकल ब्रेसलेट्स पहना दिए जिनमें ट्रैकर्स फिट थे ताकि अगर कोई भी भागने की कोशिश करे तो उसकी लोकेशन तुरंत मिल सके। सभी के फेवरेट स्नैक्स भी उनसे ले लिए गए। अब मिल्ड्रेड, हेडन और नोवा ने मिलकर अपने स्नैक्स चुराने का प्लान बनाया। तीनों मेन ऑफिस में गए जहाँ सभी खाने को आयरन केजेस में रखा गया था। मिल्ड्रेड ने अपनी कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल कर लॉक तोड़ दिया। उसके बाद तीनों मिलकर अपने स्नैक्स खाने लगे। खाने के दौरान वे बात कर रहे थे कि जो भी लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं उनमें शायद कोई न कोई स्पेशल पावर जरूर है। तभी हेडन ने अपनी एबिलिटी रिवील की। वो कुछ समय बाद होने वाली फ्यूचर इवेंट्स को पहले ही देख सकता है, लेकिन इस पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता बल्कि विजन स्वतः उसके सामने आते हैं। तीनों खाने में मग्न थे कि तभी एक गार्ड वहाँ आ गया। दरअसल नोवा उसी वक्त एक मेलोडी गुनगुना रहा था जो उसने स्नैक के लिए प्रयोग की थी। गार्ड उस संगीत से रुक गया जैसे कोई सुपर पावर उस पर असर कर रही हो। तीनों को समझ आया कि नोवा की मेलोडी किसी पर भी असर डाल सकती है और उन्हें हिप्नोटाइज कर सकती है, लेकिन यह इफेक्ट उन लोगों पर नहीं होता था जो ग्रीन पोर्टल के जरिए टाइम ट्रेवल करके आए थे। अगले दिन जब गार्ड्स उनकी तलाशी ले रहे थे, नोवा फिर से गाना गाने लगा।
गार्ड गुस्से में उसे मारने आया, लेकिन आइजिया बीच में आकर उसे बचा लेता है। तभी नोवा ने आइजिया को सब कुछ बता दिया, मिल्ड्रेड, हेडन और उसकी सुपर पावर्स के बारे में। अब आइजिया को भी सब कुछ पता चल गया। दूसरी तरफ जेम्स और केशा साथ थे। जेम्स ने बताया कि उसका छोटा भाई मैनी पहले घर में कई जगह सर्कल्स बनाता था और उस पर नंबर लिख देता था, लेकिन अब मैनी गायब हो चुका है और यही 4400 लोग उसका इकलौता सहारा हैं, जिनके जरिए वह अपने भाई तक पहुंच सकता है। केशा ने भी कहा कि वो आइजिया के आइडिया पर विश्वास करके इन सभी लोगों को पार्क में ले जाने का प्लान कर रही है। शायद वहां जाकर उन्हें कोई क्लू मिल जाए। केशा और जेम्स कैमरा लगाकर सभी को पार्क में ले गए। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर मेलोडी बजने लगी। उसके असर से जेम्स, केशा और गार्ड सब बेहोश हो गए। यह सब कुछ आइजिया ने पहले से प्लान किया था। इसके बाद मिल्ड्रेड ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर आइजिया को हवा में उड़ा दिया। आइजिया ने बाकी सभी को इकट्ठा किया और कहा, जो भी लोग यहाँ पोर्टल से आए हैं उनके पास कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटी है। कुछ की पावर्स हमें पहले से पता हैं, कुछ अभी रिवील होनी बाकी हैं। इन एबिलिटीज को किसी और से नहीं बताना। हमें इन्हें सरकार और पुलिस से भी छिपाकर रखना होगा। फिर वापस होटल जाकर सबकी पावर्स चेक करनी है। कुछ देर बाद जब जेम्स को होश आया, वे सभी लोगों को वापस होटल में ले आए। हालांकि दोनों, जेम्स और केशा, ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे अचानक सभी गार्ड्स के साथ कैसे बेहोश हो गए। उन्होंने कैमरास चेक किए, लेकिन कुछ भी साफ साफ पता नहीं चला। जब जेम्स फिर से बाहर जा रहा था तो उसे होटल की एक दीवार पर वही सर्कल शेप मार्किंग दिखाई दी जो उसके भाई मैनी बनाता था। यहीं से जेम्स को एहसास हुआ कि उसके भाई की मिस्ट्री इसी ग्रुप से जुड़ी है। जेम्स ने सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा, इस दीवार पर यह सर्कल किसने बनाया? लेकिन गार्ड्स में से किसी को इसका कोई पता नहीं था। इसी बीच शैली की बेटी मरिया उससे मिलने आ गई। दरअसल वो सिर्फ यह कंफर्म करने आई थी कि क्या शैली ने सच में वो गुड बाय नोट लिखा था, और उसके बाद वह उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई। शैली ने समझाते हुए कहा, हाँ, मैंने वो नोट लिखा था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत निराश थी। मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारे पिता को छोड़कर जाने वाली नहीं थी। इतना कहकर शैली ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही शैली ने उसे छुआ, उसे अपनी पास्ट मेमोरीज दिखने लगी। शैली को यह देखकर गहरा शोक हुआ। अब उसे समझ में आ गया कि यही उसकी सुपर पावर है। वो किसी को भी छूकर उसकी मेमोरीज देख सकती है। हालांकि इसी बीच मरिया नाराज होकर चली जाती है। दूसरी ओर लाडोना, मिल्ड्रेड और हेडन अपने पास्ट के बारे में बताने लगे। लाडोना ने बताया कि वह साल 2015 में एक रियलिटी शो में काम करती थी, लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया और नशे में वायर्स में उलझकर बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से नीचे गिर गई। गिरते हुए ही वह ग्रीन पोर्टल के जरिए यहाँ पहुँच गई। यानी अगर पोर्टल नहीं खुलता तो वो जिंदा नहीं बचती। मिल्ड्रेड को अब तक यह भी नहीं पता था कि रियलिटी टीवी शो क्या होता है। हेडन तो और भी पुराने समय से था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि टीवी क्या है। उधर होटल के बाहर अब काफी लोग इकट्ठा होने लगे थे। वे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि इन लोगों को क्यों डिटेन किया गया है। जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई गई। वे चर्चा कर रहे थे कि इन प्रोटेस्टर्स को होटल के सामने कैसे हैंडल किया जाए। काफी देर की चर्चा के बाद फैसला लिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को यहाँ बुलाया जाएगा और उन्हें दिखाया जाएगा कि इन लोगों को होटल में सुरक्षित रखा गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसके अलावा जेम्स और कीशा को एक और जिम्मेदारी दी गई। उनके सामने यह टास्क था कि रिपोर्टर्स को एक ऐसा मेंबर दिखाया जाए जो उनकी ओर से झूठ बोलकर बताए कि सब यहाँ हैप्पी हैं। इस काम के लिए दोनों को मिलकर सभी मेंबर्स में से किसी एक को चुनना था जो रिपोर्टर्स से अच्छे से बात कर सके। जेम्स और कीशा ने सभी लोगों से बात करना शुरू की, लेकिन जब लोगों को पता चला कि उन्हें झूठ बोलना होगा तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। असल में सब यहाँ उदास और परेशान थे। तभी आखिरकार लाडोना सामने आई। उसने शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगी, लेकिन इसके बाद तुम लोग मुझे वो फोन वापस दो जो तुमने पार्क में लिया था। लाडोना पहले रियलिटी शो में काम कर चुकी थी, इसलिए उसके पास मीडिया हैंडल करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। जेम्स और केशा ने उसे सिलेक्ट कर लिया और उसकी शर्त मान ली कि मीटिंग के बाद फोन उसे वापस कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद जब लाडोना प्रेस से मिलने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसे याद आया कि उसके गले में एक स्पेशल नेकलेस था। जैसे ही उसने उसे छुआ, लाडोना ने रियलाइज किया कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। यानी अब उसे अपनी सुपर पावर का पता चला। वो चीजों के प्रोजेक्शंस बना सकती है जो देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं। इस बीच होटल को पूरी तरह से मीडिया रेडी किया गया।
साफ सफाई हुई और पुलिस ने नोवा को बाहर ले जाना शुरू किया क्योंकि उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। लेकिन डॉक्टर आंड्रे नोवा के बारे में जानकर अजीब बिहेव करने लगा। वो जान गया कि नोवा ट्रांसजेंडर है और इस बारे में उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। इसका कारण आगे सामने आएगा। अब मीडिया होटल में पहुंच चुकी थी। प्लान के अनुसार रिपोर्टर्स से सिर्फ लादोना को ही मिलवाया गया। जैसा कि कहा गया था, लादोना ने रिपोर्टर्स से बताया, हम सबको यहाँ सुरक्षित रखा गया है, कोई भी मेंबर परेशान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद उन्हें वैसे भी छोड़ दिया जाएगा, तो बाहर के लोग चिंतित न हो। गवर्नमेंट का प्लान काम कर गया। न्यूज हर जगह फैल गई कि होटल में सब ठीक है और लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं। हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद लाडोना ऑफिशियल्स के पास जाकर अपना फोन वापस मांगने लगी, जैसा कि उसने पहले डील किया था। लेकिन अधिकारियों ने कह दिया कि उनका मकसद सिर्फ काम निकलवाना था और फोन वापस नहीं किया जाएगा। वे अपनी सिक्योरिटी के लिए लादोना को फोन वापस नहीं दे सकते थे। यह सुनकर लादोना बहुत गुस्सा हो गई। उसने सिर्फ अपने फोन के लिए गार्ड्स के सामने झूठ बोला और बाकी मेंबर्स को भी धोखा दे दिया। अब लादोना ने अपने किए को सुधारने का प्लान बनाया। अगले ही दिन वह छुपते छुपाते ऑफिस में पहुंच गई, जहां सारी सीसीटीवी फुटेज स्टोर होती थी। लादोना ने ये सारी फुटेज शैली की बेटी मरिया के फोन में भेज दी और कहा, मरिया, इन सारे क्लिप्स को बाहर वायरल कर दो ताकि लोगों को पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। मरिया ने ऐसा ही किया। इसके बाद वह अपने पिता जैक के साथ अपनी माँ शैली से मिलने गई। मरिया ने अपनी माँ को वो लेटर पढ़कर सुनाया। शैली ने यकीन दिलाया, हाँ, ये लेटर मैंने पहले लिखा था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। इतना कहकर शैली रोने लगी। मरिया ने अपनी माँ को माफ कर दिया। जैक ने भी कहा कि जब सब खत्म हो जाएगा तब वे दोनों साथ होंगे। इस तरह उनके बीच फिर से सब ठीक हो गया और जैक मरिया को लेकर चला गया। दूसरी ओर गवर्नमेंट ने होटल के अंदर की वीडियो लीक होने के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इन वीडियोस के लीक होने से पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ गया था। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब एक दिन के लिए 4 मेंबर्स को बाहर घुमाने ले जाया जाएगा, फिर धीरे धीरे सभी को छोड़ दिया जाएगा। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हुआ कि पब्लिक को क्या बताया जाएगा। क्या सच में ये लोग टाइम ट्रेवल करके आए हैं या नहीं। साथ ही ये पता करना था कि वीडियो किसने वायरल किया। अंदर जाकर सभी को बताया गया कि सिर्फ 4 मेंबर्स को बाहर ले जाया जाएगा। वे 4 हैं, शैली, क्लोडेट, लादोना और आइजिया। डॉक्टर आंड्रे भी बाहर जाना चाहता था ताकि वो मेडिकल साइंस में हुई नई टेक्नोलॉजी देख सके, लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। तभी जेम्स ने डॉक्टर आंड्रे को एक स्पेशल रूम दिया जहां वह प्रेजेंट टाइम की मेडिकल स्टडीज कर सके। अगले दिन चारों मेंबर्स को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। शैली अपनी पुरानी नेबर के घर गई। रास्ते में बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर हैरान हुई कि इंसानों ने इस समय तक कितनी तरक्की कर ली। नेबर अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और शैली को इसे देखकर अजीब महसूस हुआ। आइजिया और लादोना, जेम्स उन्हें एक लाइब्रेरी में ले गया। आइजिया अपने मिसिंग होने के बाद अपनी फैमिली हिस्ट्री जानना चाहता था। जेम्स की मदद से उसने ऑनलाइन सर्च किया। उसे पता चला कि उसकी फैमिली ने उसके नाम से पैसे जमा किए जबकि वह खुद गायब था। यह देखकर आइजिया बहुत दुखी हुआ। लादोना, डॉक्टर आंड्रे ने उसे कई बुक्स मंगवाई। लादोना ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उन्हें नॉर्मल मैगजीन्स जैसा बना दिया ताकि कोई शक न करे। इसी बीच होटल में डॉक्टर आंड्रे बाकी लोगों पर टेस्टिंग कर रहे थे कि उनकी पावर्स कैसे काम करती हैं। डॉक्टर आंड्रे ने मिल्ड्रेड की पावर टेस्ट करने के लिए कहा कि वह एक साथ कई चीजें उठाए, लेकिन उसी बीच गड़बड़ हो गई। मिल्ड्रेड की कंट्रोल इतनी पूरी तरह से नहीं हुई और ऊपर से एक बड़ा झूमर उनके हाथों से गिर गया। झूमर के टुकड़े लगने से मिल्ड्रेड काफी घायल हो गई। जब सभी लोग वापस आए तो उन्हें पता चला कि मिल्ड्रेड को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हालांकि पुलिस को अभी भी यह नहीं पता कि झूमर ऊपर से कैसे गिरा। इस बीच लाडोना अकेले में जाकर मेडिकल बुक्स डॉक्टर आंड्रे को दे देती है ताकि वह इस समय के बारे में और सीख सके। शाम होते होते डॉक्टर आंड्रे शैली को अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगता है। वो साल 1920 में एक मेडिकल रिसर्चर था। अपनी पूरी लाइफ की रिसर्च के बाद उसने एक बहुत खतरनाक बीमारी का इलाज खोजा जो उस समय कोई और नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन उस वक्त ब्लैक लोगों के साथ रेसिज्म होता था। एक व्हाइट डॉक्टर को उसके प्रोजेक्ट का हेड दिखा दिया गया और डॉक्टर आंड्रे को केवल असिस्टेंट बताया गया।
आंद्रे गुस्से में कहता है, ये तो सारी मेरी मेहनत थी, पूरी रिसर्च मैंने अकेले की थी, इसलिए मीडिया में भी मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन व्हाइट डॉक्टर ने कहा कि उसका नाम सिर्फ असिस्टेंट में लिखा जाएगा। ये आंद्रे के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस पर आंद्रे ने गुस्से में अपनी दवा बनाने से इनकार कर दिया। फिर आंद्रे शैली को कन्फेस करता है कि वह भी ट्रांसजेंडर है। लेकिन साल 1920 में ब्लैक होने के साथ ट्रांसजेंडर होना समाज में और भी मुश्किल था। अगर लोग यह जानते तो उसे मेडिकल एजुकेशन तक नहीं मिलती। उस समय उसकी वाइफ ने उसकी मदद की। उसने आंद्रे से शादी कर ली ताकि सोसाइटी को लगे कि आंद्रे एक नॉर्मल आदमी है। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसकी वाइफ उसी बीमारी से ग्रस्त हो गई। आंद्रे ने गुस्से में अपनी दवा नहीं बनाई। जब तक वह अपनी रिसर्च फिर से शुरू कर पाता, वह टाइम ट्रेवल करके इस प्रेजेंट समय में आ गया। इसलिए अब प्रेजेंट में आंद्रे बहुत दुखी है। उस महिला ने उसके मर्द न होने के बावजूद सोसाइटी के सामने उसकी इज्जत बचाई, लेकिन वह उसको बचा नहीं सका। अगर डॉक्टर आंद्रे उस दवा को पहले बना पाता तो वह अपनी वाइफ को बचा सकता था। इस बात का गिल्ट आंद्रे को आज भी है। शैली आंद्रे की सारी बातें सुनकर उसे दिलासा देती है। दूसरी ओर गवर्नमेंट ने फिर से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दरअसल एक दिन पहले जिन 4 लोगों को बाहर ले जाया गया था, उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा। अब बाकी 4400 लोगों को भी बाहर रहने की अनुमति देने की योजना बनाई गई है। हालांकि पहले उनसे पूछा जाएगा कि बाहर वे किस किस को जानते हैं, और जिन्हें कोई नहीं जानता उन्हें गवर्नमेंट अपने पास रहने के लिए जगह देगी। लेकिन कीशा इस फैसले से खुश नहीं है। उसे लगता है कि इन 4400 लोगों का आम लोगों के बीच जाना अभी सुरक्षित नहीं है। उसको इन सब में कुछ अजीब सा लग रहा था। जेम्स ने उसे यकीन दिलाया कि यह सिर्फ उसका डर है। इसके बाद जेम्स क्लॉडेट को लेकर बाहर जाता है और उसे उसका रहने की जगह दिखाता है। क्लॉडेट को मिसिंग भाई मैनी के अपार्टमेंट में रखा जाता है। जेम्स ने बताया कि जब तक मैनी नहीं मिल जाता, क्लॉडेट यहीं रह सकती है। वहीं शैली की बेटी मरिया अपनी माँ को दोबारा अपने घर लाना चाहती थी। हालांकि जैक थोड़ा स्केप्टिकल था क्योंकि उसकी दूसरी वाइफ भी वहाँ थी। जैक अकेले में शैली से मिलता है और कहता है कि मरिया के कहने के बावजूद उसे घर नहीं भेजना चाहिए। शैली भी मान जाती है कि उसे अब अपने पति के नए जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए फैसला लिया गया कि जैक के घर शैली नहीं बल्कि हेडन को रहने के लिए भेजा जाएगा। होटल में डॉक्टर आंद्रे शैली को बताता है कि उसे होटल से बाहर निकलने का सीक्रेट रास्ता मिल गया है, जिससे वह बिना किसी को बताए और कैमरे में पकड़े बिना बाहर निकल सकती है। वहीं हेडन जैक के घर पहुंचने के बाद भी अपने दोस्तों मिल्ड्रेड और नोवा को बहुत मिस कर रहा था। दरअसल नोवा को पहले पुलिस उठाकर ले गई थी और मिल्ड्रेड को चोट लगने के कारण हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हेडन सोचता है कि वह उनसे मिलने जाएगा। दूसरी ओर कीशा, क्लॉडेट, लादोना और शैली को लेकर एक बार ले जाती है। लेकिन जब वे लोग एंजॉय कर रहे थे तो उनका आसपास के लोगों से झगड़ा हो गया। क्लॉडेट को चोट लगी, लेकिन क्लॉडेट की हीलिंग सुपर पावर की वजह से उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। कीशा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। इससे कीशा को पता चला कि क्लॉडेट के पास हीलिंग पावर्स हैं। कीशा तुरंत जेम्स को यह बात बताती है। जेम्स याद दिलाता है कि जब वे बेहोश हुए थे तब केवल नोवा गाना गा रहा था। यहीं से दोनों को समझ में आया कि जो भी लोग पोर्टल से आए हैं उनके पास कुछ न कुछ सुपर पावर्स हैं। हालांकि अभी के लिए दोनों ने फैसला किया कि वे इन पावर्स के बारे में अपने सीनियर्स और गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें डर था कि अगर सरकार को सच पता चल गया तो ये लोग उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और उनका जीवन नरक बन सकता है। दोनों ने तय किया कि वे खुद ही पता लगाएंगे कि 4400 लोगों के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने होटल के लोगों को हैंडल करने के लिए स्पेशल एजेंट मिस्टर ग्रीन को भेजा। मिस्टर ग्रीन ने सीक्रेट मीटिंग में बाकियों को बताया कि जिन लोगों को सिटी में बाहर रहने की झूठ बोलकर अनुमति दी गई थी वे असल में फ्री नहीं हैं। और इतना कहकर मिस्टर ग्रीन ने ट्रैकर्स ऑन कर दिए। मतलब अब उन्हें पता है कि हर कोई कहां कहां मौजूद है, यानी कि बाहर भेजना ये सब किसी बड़े प्लान के तहत किया जा रहा है। इसी बीच हेडन होटल वापस आता है और डॉक्टर एंड्रे और लेडोना के पास जाकर उन्हें बताता है कि उसे फ्यूचर से कुछ विजन दिखाई दे रहे हैं। ये विजन दिखा रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में मिल्ड्रेड एडमिट है वहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है और मिल्ड्रेड और नोवा को सुरक्षित निकालना होगा। हेडन ने पहले ही एक प्लान तैयार कर रखा है और उसे डॉक्टर एंड्रे और लेडोना की मदद चाहिए। शुरुआत में डॉक्टर और लेडोना थोड़े हेजिटेंट थे क्योंकि सरकार ने अभी उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी थी और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन्हें फिर से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हेडन बताता है कि उसने फ्यूचर में देखा है कि आखिरकार दोनों उसकी मदद करेंगे और
ये सुनकर अब वे दोनों मान जाते हैं। हेडन ने ये भी कहा कि इस मिशन में मारिया भी साथ देगी। फिर डॉक्टर एंड्रे जेम्स के साथ हॉस्पिटल जाते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि मिल्ड्रेड और नोवा कहाँ रखे गए हैं। एंड्रे जेम्स से कहता है कि वह दोनों से मिलना चाहता है। जेम्स हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है तो पता चलता है कि पुलिस ने 4400 लोगों के लिए एक अलग बिल्डिंग बना रखी है जहां कोई भी नहीं जा सकता और सुरक्षा बहुत कड़ी है। ये सुनकर जेम्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर क्यों सबको अलग रखा गया है। डॉक्टर एंड्रे हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसने देखा कि होटल का एक गार्ड डॉक्टर की ड्रेस पहनकर किसी पेशेंट को ले जाकर बंद बिल्डिंग में चला गया। वहाँ का मेन दरवाजा लॉक था, लेकिन गार्ड पासकोड डालकर खोल देता है। एंड्रे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली और खुश हो गया क्योंकि अब उन्हें बिल्डिंग का पासकोड पता चल गया और मारिया होटल में उनके काम का सारा सामान ले आती है। डॉक्टर की ड्रेस एंड्रे के लिए, पेशेंट की ड्रेस हेडन के लिए और पेन ड्राइव लेडोना के लिए, ताकि वह डेटा ले सके। डॉक्टर एंड्रे भी वापस आ चुका था और खुश होकर लेडोना और हेडन से कहता है कि फाइनल सब कुछ अब उन्हें पता चल गया, पासकोड भी मिल गया है, अब वे आसानी से अंदर जा सकते हैं। लेकिन जब बाकी लोग वीडियो देखते हैं तो अपना माथा पीटते हैं। दरअसल एंड्रे साल 1920 के हैं, जब फोन नहीं हुआ करते थे और जब वह पासकोड रिकॉर्ड कर रहे थे तो गलती से फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। अब वीडियो में सिर्फ उनकी मुस्कान दिख रही थी। ये देखकर हेडन और लेडोना सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। हेडन को याद आता है कि एंड्रे ने पासकोड देखा ही होगा, लेकिन अब उन्हें याद नहीं। हेडन कहता है कि शैली की पावर अब काम आएगी, वह किसी को भी छूकर उनकी मेमोरी देख सकती है और वही शैली एंड्रे की मेमोरी देखकर पासकोड निकाल सकती है। अब डॉक्टर एंड्रे शैली के पास जाकर सब बता देते हैं। इसके अलावा इस प्लान में शैली की बेटी मारिया भी शामिल है। शैली अब अपनी पावर का इस्तेमाल कर डॉक्टर की यादों में चली जाती है और फाइनली शैली ने वो पासकोड देख लिया। वहीं जेम्स और केशा बैठकर डिस्कस कर रहे थे। जेम्स ने बताया कि कैसे सरकार ने 4400 लोगों के लिए हॉस्पिटल में अलग बिल्डिंग बनाई है और वहाँ वो खुद भी नहीं जा सकता। केशा ने कहा कि शाम होते ही वो खुद जाकर देखेगी कि वहाँ क्या हो रहा है। इसी बीच हेडन, डॉक्टर एंड्रे और डोना हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। हेडन पेशेंट की ड्रेस में था, डॉक्टर एंड्रे डॉक्टर की ड्रेस में और डोना ने अपने प्रोजेक्शन वाली सुपर पावर का इस्तेमाल करके गार्ड जैसा रूप ले लिया। अब तीनों पासकोड डालकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था तो उन्होंने अलग अलग होकर नोवा और मिल्ड्रेड को ढूंढने का प्लान बनाया। लेडोना पहले ही गार्ड का प्रोजेक्शन बना चुकी थी और वो मेन ऑफिस चली गई ताकि मैप देखकर बता सके कि नोवा और मिल्ड्रेड कहाँ हैं। साथ ही पेन ड्राइव से पूरा डेटा भी कॉपी कर लेगी। अब लेडोना कंप्यूटर पर बैठकर डॉक्टर एंड्रे और हेडन को ब्लूटूथ हेडफोन के जरिए रास्ता बताने लगती है। हेडन अपनी फ्यूचर विजन की पावर का इस्तेमाल करके गार्ड्स से बचते हुए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते ही हेडन और डॉक्टर एंड्रे हैरान रह जाते हैं। एक कमरे में एक लड़का रखा गया था जिसके बहुत बड़े पंख थे। अगले कमरे में एक आदमी था जो खुद को आग में बदल सकता था, लेकिन उसके ऊपर लगातार पानी गिर रहा था ताकि वह भाग न सके। यही देखकर डॉक्टर और हेडन समझ गए कि सरकार को 4400 लोगों की पावर्स पहले से पता हैं और उन पर छुपकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि कुछ गार्ड मिल्ड्रेड को बांध कर ले जा रहे हैं। उसके मुंह पर पट्टी लगी थी ताकि वह कुछ न देख सके और अपनी सुपर पावर इस्तेमाल न कर पाए। लेकिन तभी लेडोना एक ऑफिसर जेसिका का रूप लेकर आती है और गार्ड्स को दूर कर देती है। तीनों मिलकर मिल्ड्रेड को फ्री कर देते हैं। मिल्ड्रेड बताती है कि यहाँ के लोगों ने उसे बहुत परेशान किया है। तभी एक गार्ड आता है और मिल्ड्रेड अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे हवा में उड़ा देती है। गार्ड की हड्डियां टूटने लगती हैं, लेकिन लेडोना जो अभी जेसिका बनी हुई थी मिल्ड्रेड को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है ताकि उसकी जान बच सके। हेडन नोटिस करता है कि ये वही फ्यूचर है जो उसने अपने विजन में देखा था, लेकिन तब उसने इसे कुछ और समझा था। डॉक्टर एंड्रे जब गार्ड के पास जाता है कि कहीं वह मर न गया हो तो उनके छूने से उसका हाथ कुछ हद तक ठीक हो जाता है। अब यहाँ और कोई भी आ सकता था, इसलिए तीनों मिल्ड्रेड को लेकर जल्दी बाहर भागते हैं। रास्ते में कीशा भी मिल जाती है, लेकिन उसे रोकती नहीं है। बाहर आते ही वे मारिया के पास पहुँचते हैं, जहाँ उसका पिता जैक पहले से मौजूद था और सभी को गाड़ी
गाड़ी में बैठाकर होटल ले जाता है। अब उनके सुरक्षित वापस आने के बाद केशा और जेम्स अकेले में मिलकर सबसे पूछते हैं कि वे क्या कर रहे थे। धीरे धीरे सभी सच बताने लगते हैं कि उनके पास सुपर पावर्स थी और उन्हें लगा था कि सरकार को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। आज हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ कई मेंबर्स को पकड़कर रखा गया था और उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे थे, यानी उनका कोई सीक्रेट प्लान जरूर चल रहा था। वहीं डॉक्टर एंड्रे हॉस्पिटल से आने के बाद खुद को लगातार बीमार महसूस करने लगा। अभी उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाकी सबको अपनी अपनी पावर्स का पता चल चुका था, लेकिन डॉक्टर एंड्रे को नहीं। थोड़ी देर बाद जब एंड्रे सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, एक गार्ड उसे देखकर मजाक करने लगा, लेकिन गलती से एंड्रे उसी गार्ड के ऊपर गिर पड़ा और उसका हाथ गार्ड के हाथ को छू गया। अचानक अजीब कारणों से गार्ड का हाथ वैसे ही टूटने लगा जैसे पिछली रात हुआ था जब मिल्ड्रेड ने उसके हाथ को तोड़ा था। एंड्रे, जो कि पहले अपने आप को बीमार महसूस कर रहा था, अब एकदम सही हो गया। अब एंड्रे को भी उसकी पावर मिल चुकी है। डॉक्टर एंड्रे की पावर ये है कि वह किसी को भी छूकर उसकी चोट या बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन फिर खुद बीमार हो जाएगा। ठीक होने के लिए उसे उस चोट या बीमारी को किसी और में ट्रांसफर करना होगा। यहाँ भी वैसा ही हुआ। पहले हॉस्पिटल में गार्ड को छूकर एंड्रे ने उसकी चोट अपने में संभाली, लेकिन खुद बीमार पड़ गया। आज गलती से होटल में गार्ड को छूते ही वह चोट उस गार्ड में ट्रांसफर हो गई और एंड्रे बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उन्होंने फैसला किया कि वे क्लोरेट की पावर के साथ मिलकर डॉक्टर की पावर को टेस्ट करेंगे। क्लोरेट अब बाहर एक बार काम करने लगी थी ताकि लोगों में अच्छे से घुल मिल सके। हेडन और शैली आए और नई पावर्स को टेस्ट करने लगे। पहले उन्होंने शैली के हाथ में कट किया, जिसे डॉक्टर एंड्रे ने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। फिर क्लोरेट को छूकर वही चोट उसमें ट्रांसफर की और क्लोरेट की सुपर हीलिंग की वजह से वह तुरंत ठीक हो गई। यानी डॉक्टर एंड्रे और क्लोरेट की पावर्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थीं। अब वे मिलकर लोगों की बहुत मदद कर सकते थे। डॉक्टर एंड्रे किसी की भी चोट या इंजरी को क्लोरेट में ट्रांसफर करेगा और क्लोरेट की पावर से वह तुरंत ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे फाइनल दिन आ गया जब गवर्नमेंट होटल में मौजूद सभी 4400 लोगों को फ्री कर देगी। आज के लिए स्पेशल मीडिया को बुलाया गया था ताकि वे रिकॉर्ड कर सकें और रिपोर्ट दे सकें कि ये सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं। जेम्स को थोड़ा डर था। उसने शैली से कहा कि आज टीवी इंटरव्यू में सब अच्छे से रहे और गलती से भी आम लोगों को न पता चले कि इन लोगों के पास सुपर पावर्स हैं, वरना लोग डर जाएंगे और सारा कंट्रोल गवर्नमेंट को दे देंगे। होटल में देखा गया कि डॉक्टर एंड्रे ने जो फायरमैन हॉस्पिटल में देखा था वह यही मौजूद है। शैली और बाकी को समझने में देर नहीं लगी कि मिस्टर ग्रीन यही चाहता है कि इन लोगों की सुपर पावर्स मीडिया में दिखें। फिर लोग डर के मारे खुद ही गवर्नमेंट को सब संभालने देंगे। जैक और उसकी फैमिली, जिसमें हेडन भी शामिल था, होटल पहुंच गए। उन्होंने टीवी पर सबके सामने बताया कि हेडन पिछले कई हफ्तों से उनके साथ रहा है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंटरव्यू अच्छे से जा रहा था, लेकिन अचानक मिस्टर ग्रीन के कमरे में मिल्ड्रेड घुस गई। वह उससे बदला लेने आई थी जो हॉस्पिटल में उसके साथ हुआ था। मिल्ड्रेड ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर मिस्टर ग्रीन को उठा लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। मीडिया कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। फाइनली मिल्ड्रेड की सुपर पावर और उसका अटैकिंग बिहेवियर सामने आ गया। वह गमले से मिस्टर ग्रीन को कुचलने वाली थी, लेकिन सही समय पर आकर उसे रोका गया। मिल्ड्रेड गुस्से में आई और आक्रामक हुई, लेकिन उसकी पावर उस वक्त काम नहीं कर रही थी। आइजिया ने समझ लिया यही उसकी सुपर पावर है। अगर चाहे तो उसके सामने दूसरों की पावर्स काम ही नहीं करेंगी। आइजिया ने जानबूझकर मिल्ड्रेड को बाहर भगा दिया, वरना पुलिस उसे पकड़कर कभी नहीं छोड़ती। नीचे भगदड़ मच चुकी थी। लोग डरकर भागने लगे और टीवी में हर तरफ खबर फैल गई। 4400 लोगों में स्पेशल पावर्स हैं और वे बहुत वायलेंट हो सकते हैं, आम पब्लिक के लिए खतरा बन सकते हैं। शैली ने डॉक्टर आंड्रे को बताया कि अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आम लोग अब उन पर भरोसा नहीं करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इन्हें जेल में ही रखना चाहती है। उनके लिए सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। आज जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से मीडिया के सामने हो गया, वही जो मिस्टर ग्रीन और गवर्नमेंट चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट उनके साथ आगे क्या करेगी। इन 4400 लोगों का प्लान क्या है। वहीं जेम्स का मिसिंग भाई मैंने इन सब से कैसे जुड़ा है और ये लोग आखिरकार इस समय में कैसे आए। शुरुआत में तो वे एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और सभी अलग अलग टाइमलाइन से आए थे। ये सारे राज इस कहानी के अगले पार्ट में खुलेंगे, जिसे हम आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब जब आपको यह पार्ट पसंद आया होगा तो
कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी का यह पार्ट कैसा लगा, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।